बिहार में मद्य निषेध दिवस पर पटना के ज्ञान भवन में राज्य कर्मचारी लेंगे शपथ। सीएम नीतीश समेत तमाम मंत्री रहेंगे मौजूद। बिहार पंचायत चुनाव के 8वें चरण की काउंटिंग, कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही मतगणना। थोड़ी ही देर बाद आने लगेंगे परिणाम। संविधान दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगा कार्यक्रम। मुंबई आतंकी हमले की आज 3वीं वर्षीय गेटवे ऑफ इंडिया पर शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्ती की तैयारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराबबंदी को लेकर आज फिर ली जाएगी शपथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराबबंदी को लेकर आज शपथ लिया जाएगा। 3.5 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी लेंगे शपथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, जहां पटना के ज्ञान भवन में मुख्य कार्यक्रम आयोजित। तो पटना के ज्ञान भवन में ये मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम नीतीश समेत तमाम मंत्री रहेंगे मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सख्ती की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो 3.5 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी आज शपथ लेने वाले हैं। दरअसल शराबबंदी कानून को लगातार सख्ती से पालन कराने को लेकर बिहार सरकार अब तत्पर है। आज मद्य निषेध दिवस है और इसी मौके पर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी शपथ लेने वाले हैं। पटना के ज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें खुद सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के साथ साथ कई मंत्री मौके पर मौजूद रहेंगे। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर शपथ लिया जाएगा और जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मी हैं, वो शपथ लेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, मद्य निषेध दिवस के मौके पर सरकार जो है वो बेहद सख्त नजर आ रही है और एक बार फिर सभी सरकारी कर्मियों को शपथ दिलाया जाएगा। शराबबंदी जिस तरीके से तेल होती हुई और अब एक बार से उसको सफल बनाने के लिए आज नशा मुक्ति दिवस के दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काफी बड़ा कार्यक्रम है और पूरे बिहार में ये होने वाला है। इसके तहत आज जो शराबबंदी तेल होती हुई दिख रही है, इसको सफल बनाने के लिए 11 बजे से एक ह्यूमन चेन भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ शपथ भी दिलाई जाएगी कि जो भी लोग हैं, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, वो लोग शराब को नहीं पिएंगे, शराब का सेवन आजीवन नहीं करेंगे। इसके साथ ही अगर उनको कहीं पर सूचना भी मिलती है कि अवैध शराब का कारोबार हो रहा है तो उनको अपने अधिकारियों को भी जानकारी देनी होगी। और नीतीश कुमार ने एक बेहद ही अहम फैसला लिया है, क्योंकि इस तरीके से लगातार जहरीली शराब के बिहार में मौतें हो रही थी और इससे सवाल खड़ा हो गया था कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कानून फेल हो रहा है बिहार में। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक बेहतर पहल तो आज की है, देखना और कि इसका असर कितना आने वाले दिनों में होता है बिहार में। बिल्कुल निषेध, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम नीतीश समेत तमाम मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। सभी सरकारी कर्मी शराब ना पीने की और ना पीने देने की शपथ लेने वाले हैं। तो बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्ती की तैयारी की जा रही है और आज शराबबंदी कानून को लेकर के और सतर्क और सजग सरकार होगी, साथ ही साथ सभी सरकारी कर्मियों को भी सजग करेगी। शराबबंदी को लेकर डीएम ने समाहरणालय में बैठक की, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों समेत शहर के सभी होटल व्यवसायी, सामाजिक लोग और विशेष रूप से आमंत्रित किए गए थे। डीएम और एसपी ने उन्हें शराबबंदी से जुड़ी बारीकियों के बारे में बताया। होटल संचालकों को इस बात की नसीहत दी जा रही है कि विशेष ध्यान रखें, वरना उनके होटल को भी सील कर लिया जाएगा। तो बक्सर में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम होटल व्यवसायी मौजूद थे, कई अधिकारी मौजूद थे और सख्त दिशा निर्देश सभी को दिया गया है। जितने हमारे वीडियो है सभी को देखेंगे। एक तो पहला कि सीसीटीवी कैमरा कम से कम अनिवार्य है।
मतलब सीसीटीवी कैमरा हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि कोई होटल ये कहे कि हमारे पास सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वो आज के दिन में वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहला है कि जितना भी आपके होटल हैं सभी में कम से कम सीसीटीवी का पक्का ये हो जाए कि कौन व्यक्ति आ रहे हैं। दूसरा चीज है कि शराबबंदी है तो आपके होटल में विस्तृत रूप से कम प्रचार या इंफॉर्मेशन तो रहे। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां खान एवं भूतत्व मंत्री के ओएसडी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां मृत्युंजय कुमार के आवास पर छापेमारी। तो मृत्युंजय कुमार के आवास पर छापेमारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी जारी। तो इस वक्त भी जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। भाई और दोस्त के ठिकानों पर भी छापा। तो पटना, कटिहार, अररिया के कई ठिकानों पर रेड किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है जहां खान एवं भूतत्व मंत्री के ओएसडी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया और कहा कि सच्चाई के साथ सवाल पूछता हूं तो सबसे ज्ञानी 16 वर्षीय मुख्यमंत्री भड़क जाते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि नीतीश के 16 साल बिहार सबसे बदहाल। नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के 7 सूचकों को भी बिहार की सबसे बुरी और खराब स्थिति है। डबल इंजन सरकार के पास कोई तरक्की जवाब नहीं है। जब राज्य हित में तथ्य, तर्क और सच्चाई के साथ सवाल पूछता हूं तो धड़ा के सबसे ज्ञानी 16 वर्षीय मुख्यमंत्री भड़क जाते हैं। तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट को लेकर उन्होंने ये हमला बोला। दरअसल तेजस्वी यादव लगातार इस तरीके से ट्वीट करते हैं और सीएम नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में लेते हैं। और एक बार फिर नीति आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बिहार को जो स्थिति है वो सामने आई है, जहां सबसे बुरी और खराब स्थिति को लेकर के तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर सीएम नीतीश को घेरा। नीति आयोग की रिपोर्ट पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। तो वहीं अब बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार का बयान सामने आया। अरविंद कुमार ने कहा है कि राजद के 15 साल के कुशासन की वजह से नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार पिछले पायदान पर है। आयोग की रिपोर्ट में बिहार को पिछले पायदान पर आने का मूल्य कारण है राजद के 15 साल के कुशासन को हम पटरी पर लाते लाते अब हम पायदान पर आए हैं और धीरे धीरे पायदान पर हम सरकते सरकते 1 to 10 में हम आ जाएंगे। हम विकास के राह पर हैं, बिहार विकास की ओर अग्रसर है। हम सुशासन को बिहार में कायम करने में सक्षम हो रहे हैं। हम जो है स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के, हम रोजगार से लेकर के, बिहार में यातायात व्यवस्था से लेकर के सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सक्षम हो रहे हैं और बहुत जल्द हम पायदान पर अभी आए हैं। पायदान से हम आगे बढ़ करके 1 to 10 के पायदान में हम पूरे देश में आएंगे। दरभंगा जिले के समहारनाली में स्थित भीमराव अंबेडकर सभागार में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें दरभंगा जिलाधिकारी समेत सभी पदाधिकारी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और सभी विधायक उपस्थित रहे। बाढ़ और कोरोना संबंधित खर्च के व्यय की भी जानकारी मंत्री सम्राट चौधरी ने ली। दरभंगा जिला का संपूर्ण विकास की कल्पना चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो देखा है उसको उंगली जामा पहनाने का काम हम लोग सभी लोग कर रहे हैं। सांसद जी, माननीय विधायक जी और सभी विधान परिषद के सदस्य वगैरह सभी लोग इसमें लगे हैं। हम लोगों ने समीक्षा किया, जो ग्रामीण स्तर पर काम हो रहा है उस पर समीक्षा किया और अभी हम लोग एम्स जो निर्माण होना है देश के प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर
और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अभी तुरंत 10 दिन पहले इसका ज़मीन भी हस्तांतरण भारत सरकार को किया है। उसके पूरे स्वरूप को हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत है, कहाँ मिट्टी भराई की ज़रूरत है, कहाँ पर और ज़मीन की व्यवस्था करनी है। उस पूरे चीज़ों की समीक्षा हम लोग करें। दानापुर के फुलवारी शरीफ नगर परिषद के बोर्ड की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव, फुलवारी विधायक गोपाल रविदास और फुलवारी नगर परिषद अध्यक्ष अफ्ताब आलम के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस बैठक में 2 पूर्व निर्धारित एजेंडे थे, जिसमें डेंगू से बचाव के लिए प्रभावी उपाय पर विचार विमर्श और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो मशीनरी और वाहन खराब हो चुके हैं उनकी मरम्मत कराई जाए। इस बैठक में खासकर डेंगू को लेकर सबों ने चिंता जाहिर की। आपको बता दें कि पटना में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके रोकथाम के युद्ध स्तर पर फॉगिंग की व्यवस्था की जाए, इसको लेकर की भी बातचीत हुई। साथ ही फॉगिंग मशीन की खरीद भी की जाए। इस मौके पर सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि डेंगू के बढ़ते कदम को रोकने के लिए, डेंगू के लिए को मारने के लिए केमिकल की खरीद करने के लिए कहा गया है। आज महीनवारी बैठक हुआ, हर माह में होता है। नगर परिषद में बैठक किया और 2-3 महत्वपूर्ण एजेंडा लाया गया था जो सबने सर्वसम्मति से इसको पारित कराया। ये था कि अभी जैसा कि रिपोर्टेड है, डेंगू तो चल ही रहा था अभियान, कोरोना तो चल रहा था, डेंगू का रफ्तार बढ़ रहा है, नंबर्स ऑफ डेंगू के पेशेंट जो है बढ़ रहा है। तो फुलवारी नगर परिषद चिंता जाहिर किया और 2 काम किया। उससे लड़ने के लिए कुछ साइंटिफिक तरीका से केमिकल का छिड़काव हो, फॉगिंग मशीन आए, जो सामान पहले से ख़राब है जो उसके इस्तेमाल में आएगा वो ठीक ठाक हो जाए, केमिकल के कुछ लार्वा को मारने के लिए कुछ केमिकल की खरीदी की जाए। ये सब काम सर्वसम्मति से हुआ है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा निर्णय नगर परिषद का है, फुलवारी नगर परिषद का। मैं सभी नगर परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सभी माननीय पार्षदों को धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। 24 नवंबर को 8वें चरण के तहत 36 जिलों के 55 प्रखंडों में वोटिंग हुई थी। 8वें चरण के तहत पंचायती राज के अंतर्गत जिला परिषद सदस्य, मुखिया पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के पदों के लिए 11,527 बूथों पर मतदान हुआ था। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतगणना में 25,247 सीटों के लिए 52,376 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इसके पहले 8वें चरण में 3,356 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर बक्सर से जुड़ गए हैं। सुमित, मतगणना जारी है 8वें चरण को लेकर के, क्या कुछ स्थितियां हैं? जी, आपको बता दें कि चौसा प्रखंड का जो मतगणना का कार्य है वो सुबह 8 बजे से बक्सर के बाजार समिति में शुरू हो चुका है। और जो प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं, प्रशासन की तरफ से जो दावे किए गए थे तैयारियों को, उसको अगर देखा जाए तो प्रशासन ने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी तैयारियां की गई है। पुलिस प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त है। अन्य जो बात कर ले वो प्रत्याशियों की अगर बात कर ले तो प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को जो मतगणना केंद्र है उसके बहुत पहले ही उन्हें रोक दिया गया है, ताकि जो स्थितियां हैं वो विपरीत ना हो पाए या फिर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो पाए। सिर्फ प्रत्याशी के साथ उनके एक समर्थक को जाने दिया जा रहा है, या जो एजेंट है, जो कि मतगणना एजेंट है, उनको जिनके पास है सिर्फ उनको अलाउ किया जा रहा है। जी पूजा। सुमित, एक सवाल आपसे और है कि क्या अभी जो मतगणना जारी है ऐसे में कोई नाम रुझान जो सामने आने लगे हों? जी, 2 पंचायतों के जो नतीजे हैं वो निकल करके सामने आए हैं, जहां से बनारपुर पंचायत है चौसा प्रखंड से, वहां पर ममता देवी जो है वो विजयी घोषित हुई है मुखिया पद के लिए और मुखिया प्रत्याशी के लिए। और दूसरे अगर हम बात कर ले सिकरौल पंचायत का भी जो मुखिया का रिजल्ट है, परिणाम है, वो घोषित हो चुका है। वहां से जो है विनोद नट ने इस बार जो है बाजी मारी है। और ये दोनों जो चेहरे हैं वो बिल्कुल भी अभी जो 2 पंचायतों के परिणाम आए हैं उनमें ये 2 चेहरे बिल्कुल नए हैं।
बिल्कुल सुमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 8वें चरण को लेकर के मतगणना जो है वो जारी है और तमाम प्रत्याशी जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद था, अब धीरे धीरे परिणाम सामने आने लगे हैं। तो पंचायत चुनाव के 8वें चरण को मतदान हुए थे और ऐसे में आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच मतगणना जारी है और लगातार जो तमाम प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं, मतगणना केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं और लगातार अपने प्रत्याशी की जीत की कामना कर रहे हैं। तो पंचायत चुनाव के 8वें चरण की काउंटिंग जारी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस पुख्ता इंतजाम के बीच लगातार मतगणना जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पप्पू हमारे साथ फोन लाइन पर गया से जुड़ गए हैं। पप्पू, 8वें चरण की मतगणना जारी है, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी मैम, मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू की गई है। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। जी, 8वें चरण का मतगणना है, इमामगंज और डुमरिया का है। जी जी, शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना चल रही है। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पंचायत चुनाव के 8वें चरण की काउंटिंग जारी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और ऐसे में लगातार अगर हम बात करें तो जो प्रत्याशी हैं, जो समर्थक हैं, वो वहां पर धीरे धीरे जुट रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ तो चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो क्यों? गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई।
बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना सिटी में दिन दहाड़े घर में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने सोने के जेवरात और कैश लूटकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने घर के सदस्य को बंधक बनाकर जमकर पिटाई कर लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी अमृत सरन मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच उन्होंने शुरू कर दी और आसपास के लोग सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रहे हैं। इधर अपराधी की पिटाई से घायल महिला का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अचला कुमारी ने फ़ोन किया था कि उनके साथ घर में घुस करके कुछ लोगों ने मारपीट किया है और उनके गोदरेज खोल करके गहना और पैसा ले गए हैं। तो उनके लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला अनुसंधान का विषय है। उनका कहना है ये 3-4 व्यक्ति घुसे थे। यार नहीं था, उनका कहना था जो एक चाकू लेकर के वो हमारे गर्दन पर लगाया। नालंदा के रहुई बाजार स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कस्टमर बनकर आए लुटेरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार सत्यम पटेल ने बताया है कि अज्ञात लोग मोटरसाइकिल से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में हथियार से लैस होकर आए। इस दौरान लुटेरों के द्वारा पहले 62,000 रुपए का सामान खरीदा गया और उसके बाद जैसे ही दुकानदार गोदाम के अंदर अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को लाने के लिए गया, इसी दौरान लुटेरों ने हथियार का भय दिखाकर गले में बता दें आपको कि 60,000 नगद और 62,000 का सामान लूट कर अपने साथ ले गए। लगभग 1 लाख की लूट की बात भी फिलहाल सामने आ रही है। लोग हमारे दुकान पे मोटरसाइकिल से आए थे। उन्होंने 62,000 रुपये का बिल हुआ, उन्होंने पैसा भी दिया और हमारे स्टाफ जब दूसरे गोदाम से सामान निकालने के लिए गया तब उसमें से हम मेरा बंदूक दिखाकर हमको मेरे काउंटर में जो पैसा था 50 और 60 के बीच में वो भी लिया और जो सामान जो परचेज हुआ था वो भी लेके चला गया और अपना पैसा भी। दरभंगा नगर निगम के द्वारा शास्त्री चौक स्टेशन रोड के पास वर्षों से अतिक्रमण किए हुए जमीन को खाली करवाया गया। बता दें आपको कि यहाँ कई मॉल, बड़ी बड़ी दुकान बिना पार्किंग के चलती हैं और सड़क पर दुकानदारों के साथ ही कस्टमर्स की वाहन लगी रहती है, जिसके कारण जिले में जाम की समस्या होती है। वहीं नगर निगम के द्वारा फुटपाथ दुकानदारों के लिए स्थान दी जाएगी। मेरे माँ बाप को 60-70 साल से उम्र से रह रहे हैं। समझ गए? हम लोग गरीब आदमी को यहाँ से उजाड़ के फेंक देना चाहते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ गरीब को? कहाँ गरीब को कि मोदी घर को बना के नहीं पाना चाहिए। सबको दिलासा दे के बस दिलासा तोड़ रहे हैं। दरभंगा जिले में स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले MLSM कॉलेज में छात्र उस समय आक्रोशित हो गए जब वहां स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करने महाविद्यालय के काउंटर पर पहुंचे और उनसे स्कॉलरशिप फॉर्म लेने के एवज में 50 रुपए प्रति छात्र मांगा गया, जिसके बाद छात्रों ने इसका विरोध किया। छात्रों का कहना है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म निःशुल्क जमा लिया जाता है, जिसको लेकर छात्र धरने पर बैठ गए। हालांकि छात्रों को समझा बुझाकर धरना तोड़ने को कहा गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब छात्र आक्रोशित हुए तो काउंटर पर ताला लगाकर स्कॉलरशिप का फॉर्म लेने वाले क्लर्क मौके से फरार हो गए। एक छात्र चाहिए था मेरा। अगर उस छात्रों को सारी समस्याओं का समाधान एक छात्र करवा देगा, सिर्फ एक छात्र को उनको आदमी बोलिए आके अति समझ लिया। भैया करेंगे भैया जरूर। हम एक ही आदमी, एक छात्र को हम एक छात्र चाहिए था मेरा। अगर उस छात्रों को सारी समस्याओं का समाधान एक छात्र करवा देगा, सिर्फ एक छात्र को उनको आदमी बोलिए आके। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता MH खान दरभंगा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। MH, क्या है पूरा मामला? छात्रों को परेशानी हो रही है, क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट है? जी जो मामला हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन तो वो मामला दरभंगा जिला के MLSM कॉलेज की है। कल जब छात्र स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करवाने कॉलेज प्रांगण में पहुंचे और काउंटर पे लगे हुए थे, उसी समय
काउंटर के जो किरानी होते हैं, जिन्हें क्लर्क कहा जाता है, वो 50 रुपए प्रति छात्र ले रहे थे फॉर्म जमा करने के नाम पे। छात्रों ने तो फॉर्म का 50 रुपए जमा करने का दिया भी। कुछ छात्र ऐसे थे जो हार गए, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा जिसमें 50 रुपया प्रति व्यक्ति छात्रों से लिएगा स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करवाने के लिए। बस छात्र जब ये हार गए तो किरानी जो वहाँ पे थे, क्लर्क थे, उन्होंने कहा कि तुम लोगों को जो भी करना है, जहाँ भी शिकायत करना करो, लेकिन 50 रुपया प्रति छात्र फॉर्म का चार्ज देना पड़ेगा जमा करवाने की। इसी को लेकर के छात्र कॉलेज प्रांगण के अंदर पे ही धरना प्रदर्शन में बैठ गए। और जब मौके वारदात पे पुलिस पहुंची और मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो कॉलेज के सभी पदाधिकारी के साथ प्रशासन भी लापता ताला मार करके कॉलेज ऑफिस को छोड़कर भाग निकले थे। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस प्रशासन के सहयोग से समझाने बुझाने के बाद छात्रों ने अनशन तोड़ा। पुलिस ने ये आश्वासन दिया कि आपसे किसी भी तरह से अवैध वसूली नहीं की जाएगी। जी पूजा। बिल्कुल अहमद, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कॉलेज प्रशासन की तरफ से जो रवैया सामने आया उसको लेकर छात्राओं ने प्रदर्शन किया और स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करने के एवज में पैसे मांगे जा रहे थे, जिसके बाद छात्रों ने यह हंगामा किया। देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति संविधान में लिखी प्रस्तावना पढ़ेंगे और वहां मौजूद लोगों के साथ देश भर में लोग संविधान की प्रस्तावना को राष्ट्रपति के साथ दोहरा सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज यह जानकारी देते हुए बताया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संसद के केंद्रीय कक्ष में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर 26 नवंबर 2021 को होने वाले कार्यक्रम के दौरान देश के राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। भारत के इतिहास का सबसे भयावह आतंकी हमला कहा जाना, अगर हम कहें तो ये गलत ना होगा। साल 2008 में 26 नवंबर के दिन 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र मार्ग से मुंबई पहुंचे थे और कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें 18 सुरक्षाकर्मी समेत 167 लोग मारे गए थे। साथ ही कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बता दें, आज सुबह 10:45 बजे गेटवे ऑफ इंडिया पर आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल समेत अन्य लोग शामिल होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।